नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे? तारीख निकलनी है, बाकी सब तो तय है। कहने वाले कह रहे हैं कि दशहरा का दिन भी, क्योंकि बंगाल का चुनाव आसान हो जाए। लेकिन बिहार में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और कहते हैं ना कि वर्तमान जो है वह भविष्य का संकेतक होता है। अब कल ही देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा बिहार आए थे। अब संजय मल्होत्रा कोई राजनेता नहीं है, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है कि वह आते जाते ही रहते हैं। वे आए और उनके साथ पूरी टीम थी और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। चलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिले, अच्छी बात। लेकिन वे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिले। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, साथ में होम मिनिस्टर है। संजय मल्होत्रा गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात नहीं की। बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से भी मुलाकात, और कहा यह जाता है, जो सरकारी विज्ञप्तियों में बताया गया, कि रिजर्व बैंक के गवर्नर की यह मुलाकात कि बिहार में आगे निवेश की राह कैसे आसान हो, इसमें रिजर्व बैंक मदद करने को तैयार है। वैसे भी हम और आप जानते हैं कि बिहार के सीडी रेशियो को लेकर कितना विवाद रहा है। प्रशांत किशोर ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था कि आप जमा तो डिपॉजिट तो बिहार में लेते हैं और पैसे गुजरात वालों को देते हैं, महाराष्ट्र वालों को देते हैं, कर्नाटक वालों को देते हैं। तो क्या भविष्य की जमीन तैयार की जा रही है कि बिहार में अधिक पैसा मिले, बिहार को अधिक लोन मिले? वैसे भी बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है, यह छुपी हुई बात नहीं है। अभी सभी लोग तरस रहे हैं और जो वैश्विक संकट है उसके बाद तो स्थितियां और भी विपरीत होने वाली हैं। तो सम्राट चौधरी से मिलना, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम से नहीं मिलते हैं, और बात कही जाती है कि भविष्य में निवेश की राह तैयार करने। तो पहला विषय तो ये होगा। दूसरा विषय, निशांत कुमार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। आज ईद है, हमारे सभी दर्शकों को बधाइयां। तो देखिए, नीतीश कुमार आज सुबह गांधी मैदान नहीं गए। क्यों नहीं गए, यह अलग बात है। वह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बाद में वह पटना सिटी खानकाह गए। लेकिन आज वहां निशांत कुमार पहुंच गए और निशांत कुमार का वहां जाना अनायास नहीं था। जिस तरीके से गए थे, जो काम नीतीश कुमार करते थे वह सब काम निशांत कुमार ने आज किया। लेकिन तेजस्वी यादव कहां है? सवाल वही है कि MY वोट किसका है, और तेजस्वी यादव इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह क्यों होते जा रहे? राज्यसभा के चुनाव में हार के बाद कोलकाता चले गए। उन्होंने कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी, नीतीश कुमार ने तो इफ्तार पार्टी दी। जो इफ्तार पार्टी हुई अख्तरुल इमान के यहाँ, वहां तेजस्वी यादव गए थे। लेकिन लालू यादव की शैली, लालू यादव की परंपरा, लालू यादव का इतिहास रहा है कि वह चूड़ा दही की पार्टी देते रहे, वह होली कुर्ता फार होली खेलते रहे हैं, वह ईद की पार्टी देते रहे हैं, रोजा पार्टी, इफ्तार पार्टी। लेकिन तेजस्वी यादव क्या सिर्फ चुनाव के समय? और मैं कह रहा हूं कि निशान, देखिए, आज की तारीख में चुनौती नहीं है, लेकिन राजनीति में छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, कौन सा अफसर किसको प्रदान कर देती है पता नहीं। वैसे भी हम और आप जानते हैं कि यदि बीजेपी के साथ हैं तो मुसलमानों को थोड़ी परेशानी नीतीश कुमार से होती है। बगैर बीजेपी नीतीश कुमार तो सबसे आइडियल होते हैं और तेजस्वी यादव छोड़ते जा रहे हैं मौका। तो खैर, हम लोग शुरुआत करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का बिहार आना, नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी से भी मुलाकात। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उसके दो पहलू हैं। जो पहली बात के जो गवर्नर आए संजय मल्होत्रा वहां, उसके भी हम उसको दो तरह से हम देखते हैं। एक राजनीतिक पहलू है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा बिल्कुल हार्डकोर जो फाइनेंशियल और जो मौद्रिक जो नीति है रिजर्व बैंक की, भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके नजरिए से देखेंगे, प्योर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ये 8 साल के बाद रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक पटना में हुई थी।
आमतौर पर कौन सोच रहा है किसी फाइनेंशियल टर्म में, किसी इकोनॉमिक जो योजनाएं बनती हैं उसमें बिहार का स्थान कहाँ आता है? कोई सोचता ही बिल्कुल नहीं है कि कोई बिल्कुल। आर्थिक नीति बन रही है, कोई मौद्रिक नीति बन रही है तो उसमें बिहार का भी ध्यान रखें। हम्म, लेकिन ये ध्यान रखा गया, रिजर्व बैंक के गवर्नर को ये ध्यान आया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक पटना में करनी चाहिए। हम्म, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिहार को चुना गया 8 साल के बाद, 8 साल पहले हुई थी, तब नीतीश कुमार अपनी राजनीति के चरम पर थे। अब तो खैर उनका ढलान आया हुआ है जी और वो हट भी रहे मुख्यमंत्री पद से। तो अब ये 8 साल के बाद ये बैठक हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ अब भारत सरकार के और भारत के केंद्रीय बैंक के स्कीम ऑफ थिंग्स में बिहार की जगह बन रही है, बिहार के बारे बिल्कुल। में सोचा जा रहा है। बिल्कुल। ये अब ये एक संकेत है, अच्छा संकेत है। और हम लोग को पता है कि जो आपने जो क्रेडिट डेट रेशियो की बात की, उसके साथ साथ रिजर्व बैंक के पास बहुत सारी चीजें होती हैं। रिजर्व हम्म, बैंक बैंकिंग के नॉर्म्स से लेकर के वहां क्रेडिट फ्लो बढ़ाने से लेकर के और तमाम 10 तरह की चीजें ऐसी कर सकता है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आ जाए। किसी भी स्टेट में कहीं भी ऐसा वो सब रिजर्व बैंक के हाथ में होता है, वो कर सकता है रिजर्व बैंक का गवर्नर। हम्म, तो अगर बिहार में ये क्रेडिट डेट रेशियो सुधरता है, कर्ज का और जमा का अंतर मतलब ठीक होता है, जितना हमारा जमा हो रहा है उसके अनुपात में बिहार के लोगों को कर्ज मिले, शिक्षकों ये छात्रों को मिले पढ़ाई के लिए, व्यापारियों को मिले कारोबार के लिए, किसानों को मिले अपनी खेती किसानी के लिए, महिलाओं को मिले उद्यम के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। बिहार को एक डायरेक्शन मिलेगा और अब दिख रहा है कि ये स्थिति बन रही है, बिहार आ हम्म। रहा है स्कीम ऑफ थिंग्स में। और अब आपने इसका कहा अजीत दूसरा जी, एक सेकंड राजनीतिक रोकता पहलू है। हूँ अजीत जी, आपने कहा 8 साल पहले। 8 साल पहले मतलब होता है 2018। याद कीजिए, महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी, एनडीए की सरकार बनी थी। बिल्कुल और बनी थी, फिर हाँ। वही आ रहा है कि जेडीयू के नेतृत्व की सरकार खत्म हो रही है और बीजेपी के नेतृत्व की सरकार आने वाली है। आने वाली है, बिल्कुल ट्रांजिशन का टाइम है। उस समय भी ट्रांजिशन का टाइम था और ये तो खैर बड़े ट्रांजिशन का टाइम है। अब तो बीजेपी के हाथ में आ रही है वहां की सत्ता बिहार की। जी तो वो एक बिहार के इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी के लिए, और ये बात हुई बाजाबता कि निवेश कैसे बढ़ाएं और बिहार की आर्थिक तरक्की में बैंकिंग सिस्टम किस तरह से योगदान कर सकता है, हम्म, तो इस पर चर्चा हुई। अब इसका राजनीतिक पहलू है और इतना क्लियर कट संकेत है इस बात का कि सत्ता ट्रांसफर अगर हो रहा है, जेडीयू से बीजेपी में हो रहा है और बीजेपी में जा रहा है तो किसके पास जा रहा है। जी ये ऐसे संकेतों से समझा जाता है। राजनीति में हम लोग पहले कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी चीज अनायास नहीं होती है, कोई हम्म, भी चीज अपने आप वैक्यूम में नहीं होती है, निर्वात में कोई चीज नहीं होती है, उसका आगे पीछे उसकी प्लानिंग हुई होती है। तो बिल्कुल नीतीश कुमार से मिले, वो एक औपचारिकता थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबको पता है कि नीतीश कुमार अब पॉलिसी मेकिंग में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बड़ी क्या किसी तरह की कोई भूमिका पॉलिसी मेकिंग में नहीं निभा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में भी अब उन्होंने अपना रोल काफी कम कर लिया है। जी और ये बदलाव का जो ट्रांजिशन अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद इतनी जल्दी जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका इसी बात की है कि नीतीश कुमार डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनके बिहाफ में उनकी तरफ से कुछ अधिकारी डिसीजन कर रहे हैं जो जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है और बिहार के इंटरेस्ट के लिए भी ठीक नहीं है। जी तो इस वजह से ये बदलाव हो रहा है, इस वजह से ही नीतीश कुमार की जगह नया नेता चुनने की जरूरत आई, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। तो वो एक औपचारिकता थी कि मुख्यमंत्री से मिले। मुख्य बात यह है कि वो सम्राट चौधरी से मिले, जो बिहार के बिल्कुल गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। हम्म, उनके उनसे मिलने का एक अपने आप में एक संकेत है कि ये मैसेज दिया गया है कि ये अब आने वाले हैं, नीतीश कुमार जाने वाले हैं और सम्राट चौधरी आने वाले हैं। जी ये कई तरह से संकेत मिल रहे थे, नीतीश कुमार भी दे रहे थे, बीजेपी के की जो लीडरशिप है उसने तो पहले से दिया हुआ है। अब आरबीआई के गवर्नर का उनसे मिलना, जबकि वो न वाणिज्य मंत्री हैं, न वित्त मंत्री हैं और कोई भी इकोनॉमिक पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है। बिल्कुल इसके बावजूद अगर मिल रहे हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो इसका एक अपने आप में संकेत है कि आगे सारी चीजें उनके हाथ में आने वाली हैं। हम्म, नहीं तो मतलब अगर इस मैसेज को इस तरह से न देखा जाए तो दूसरा क्या तरीका देखने का? बिल्कुल दूसरा कोई तरीका नहीं। जी अगर एक सभी सभी वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई होती तो अलग बात थी, हम्म, या रिजर्व बैंक के गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले रहते और हमारे यहाँ जो दूसरे टैक्स है, कॉमर्शियल टैक्स जिसके पास है, या और दूसरी जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो लोग देख रहे हैं, उनसे मिले होते तो एक बात होती। लेकिन किसी बिल्कुल से नहीं मुलाकात हुई। मुख्य इन्हीं दो लोगों से मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार से और सम्राट चौधरी से। तो हम्म, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि नीतीश कुमार जाएंगे तो सम्राट चौधरी आएंगे और अभी से उनकी पोजिशनिंग ऐसी की जाने लगी है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते दिखे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के काम में दिखे, गवर्नेंस के काम में बुनियादी रूप से वो शामिल हो जाएं। ये जी मैसेज दिया जा रहा है कि गवर्नेंस का काम अब उनके जिम्मे है, उनके हवाले है।
ये किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है एक तरह से। जैसा हमने पहले भी एक बार कहा था कि कई बार होता है कि जिसको होम सेक्रेटरी बनना होता है उसको 1 महीने पहले उसमें भेज दिया जाता है ओएसडी काम करने के लिए, वो उस बिल्कुल मिनिस्ट्री में रह के काम काज समझते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी को वो इसके जो गवर्नेंस का, मुख्यमंत्री के रूप में गवर्नेंस को समझने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है, वो उस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जी और बाकी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लोग हैं उनको भी कहा गया है कि अगर वो जा रहे हैं या बात हो रही है तो सम्राट चौधरी के साथ कोऑर्डिनेट करें। तो ये बहुत ही क्लियर संकेत है। जो आपने कहा कि वर्तमान से भविष्य के संकेत निकाले जाएं, तो यही संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के पास बिहार की सत्ता जाएगी। और बिहार के आर्थिक विकास की, अभी तक तो उनकी एक छवि एक ऐसे नेता की थी जिनके बारे में यह था कि वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लेंगे, पॉलिटिक्स बहुत संभाल लेंगे कायदे से, गठबंधन की पॉलिटिक्स को संभाल लेंगे, सामाजिक समीकरण पर फिट बैठते हैं, सब चीजें हर बॉक्स में सही का निशान लगा हुआ था। बिल्कुल फाइनेंशियल ये वित्त मंत्री रहे हुए हैं, उसका अनुभव है उनको, तो ये एक फाइनेंशियल उस पर भी उनको एक मैसेज हुआ कि बिहार की वित्तीय और आर्थिक स्थिति सुधारने का जिम्मा भी अब उन्हीं के ऊपर आने वाला है। और बड़ा नाजुक समय है जी जी, क्योंकि चुनाव के वक्त इतना खजाना खाली हो चुका है कि बिहार में गंभीर आर्थिक संकट है। और कहा जा रहा है कि आगे चला पाना, जब तक केंद्रीय सहायता न मिले, रिजर्व बैंक मदद न करे, बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पैसे नहीं है। आयुष्मान के पैसे नहीं मिल रहे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं मिल रहे, स्किल डेवलपमेंट के पैसे नहीं मिल रहे, मनरेगा वालों की भी पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो संकट है। है अभी जब 9% से ज्यादा जब डेफिसिट हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, तो आप हम लोग कल्पना करिए, भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट 4.3 ले आया गया, 4.5% ले आया गया है, और आगे 4.3 करने का है लक्ष्य, उसको आगे और कम करके 3.5%, 3% पर लाने का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म का, और मीडियम रेंज का अभी 4% के नीचे ले आने का है। तो किसी भी स्टेट में या किसी भी मतलब फिस्कल मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपका फिस्कल डेफिसिट आपके बजट के, आपके जीडीपी के 9% हो जाए तो बहुत ही बड़ी चीज होती है, जो बिहार में हो गया। बिल्कुल लगभग 90,000 करोड़ रुपए आपके उस जो बजट आपका है उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिए, तो ये उसकी भरपाई कहां से होगी? जी और आपने आगे रास्ता बना रखा है तमाम दूसरी चीजों के लिए, आपने जो फ्री की स्कीम्स चला रखी हैं वो आपको चलानी ही है, बिजली फ्री की है वो आपको देना है, जिसके मानदेय आपने बढ़ाए हैं उसको बढ़ा हुआ मानदेय देना है, हर साल में 2 बार आपको डीए बढ़ाना ही है, आपने जो पेंशन बढ़ाई हैं उन पेंशन का भुगतान करना ही है टाइम पर। तो इस सब के लिए तो आपने खर्च के रास्ते तो बना दिए हैं ना, और कमाई का कोई रास्ता बना नहीं है, कमाई के रास्ते आपको बनने हैं। तो ये तो एक नाजुक समय है निश्चित रूप से, जिस पर जो भी नई सरकार आ रही है, जो नया मुख्यमंत्री आएगा, जो नया वित्त मंत्री होगा, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी फिस्कल डिसिप्लिन की। और देखिए फिस्कल डिसिप्लिन बिहार में बनाइए। और देखिए नीतीश कुमार की होशियारी देखिए, चलते चलते देखिए जो बिजली की कीमतें बढ़ने वाली थी, जिन्हें फ्री मिलना है वो तो मिलना ही है, जो कीमतें बढ़ने वाली थी, जो सिफारिशें थी, उसे नहीं माना गया। देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री। अब नीतीश कुमार भी जानते हैं कि भाई जाते जाते हम बदनामी क्यों लें, फ्री वाले को फ्री देते रहेंगे, यह भी महंगा नहीं करेंगे, क्योंकि जनता न कहे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बचाकर रखना भी है कि जाते जाते यह भी महंगा करके चले गए थे ये। बिल्कुल, तो वो मैसेज भी कर दिया, वो अपना वेलफेयर वाली पॉलिटिक्स का जो उनका अपना मैसेज रहा है, वो ज्यादातर इसी का मैसेज रहा है, वेलफेयर का मैसेज रहा है। अगर अभी बिहार को एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, जिसमें वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों का संतुलन, बिल्कुल दोनों में एक तालमेल, कि आप वेलफेयर की स्कीम्स भी चले और डेवलपमेंट की स्कीम भी चले। खाली पॉपुलर स्कीम्स चलाने से, पॉपुलर डिसीजन लेने से नहीं सरकार चलती है ना, तो वो डेवलपमेंट वाला पार्ट छूट गया है। अब जो नई सरकार आएगी उसको इन लोकप्रिय जो योजनाएं चल रही हैं उनको भी चलाए रखना है, और साथ साथ डेवलपमेंट को भी लेकर के आना है। ये दोनों के बीच एक अच्छा मिक्स बनाना होगा जो नया नेता आएगा उसको। तो चलिए देखिए, अब तो यह बात हो गई रिजर्व बैंक के गवर्नर की यात्रा के बारे में। अब चलते हैं बिल्कुल हार्डकोर पॉलिटिक्स की ओर। तेजस्वी यादव फिर से बिहार से बाहर है। आज ईद है, कहीं दिखे नहीं। हमने प्रारंभ में ही कहा कि लालू यादव ने जिन परंपराओं को जन्म दिया और जिसके कारण उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी, चाहे चूड़ा दही की पार्टी हो, सबसे ज्यादा चर्चा चूड़ा दही की पार्टी की नीतीश लालू यादव की होती थी, कुर्ता फार होली हो, चाहे इफ्तार की पार्टी हो, तेजस्वी या यादव छठ की पार्टी हो, या छठ का खरना के दिन का उनकी पूजा हो, छठ का पर्व हो, बिल्कुल बिल्कुल। और तेजस्वी यादव यह सब छोड़ते जा रहे हैं। सीटें तो कम हो ही गई है। और देखिए अभी अभी निशांत कुमार आए हैं। निशांत कुमार ने आज ललन सिंह से भी मुलाकात की, कल अरुण कुमार से भी मिले हैं। मतलब उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि थोड़ा तेज चलना है। तो नीतीश कुमार नहीं गए गांधी मैदान, लेकिन निशांत कुमार पहुंच गए।
लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे या पूरे महीने इंतजार किए होंगे कि तेजस्वी यादव, लालू यादव इफ्तार की पार्टी रखें। तो तेजस्वी यादव इन परंपराओं से दूर जा रहे हैं और जो उनका वोट बैंक है, वे लोग यह देखते हैं कि क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या जो दूसरे अवसर उस धर्म से आते हैं, उसमें उनकी खुशियां दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में तो राजनीति और कठिन होने वाली है। फिर से हम कह रहे हैं, निशान चुनौती नहीं है। 38% वोट के मालिक अभी तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष है, भले ही सीटें उनकी 25 या 35 है, लेकिन यदि इस तरीके से छोटे चले जाएंगे तो दूसरा पकड़ने वाला है। प्रशांत किशोर के कार्यालय में भी इफ्तार पार्टी हुई थी। प्रशांत किशोर, जीतन मांझी ने भी पार्टी, और इस बार तो देखिए, जाते जाते जाने के पहले बिहार के गवर्नर साहब ने, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी राजभवन में पार्टी दी थी। जी 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 देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ा बड़ा राजनीतिक विषय है ये, जी कि पहले तेजस्वी यादव से ही करते हैं, बाद में फिर हम लोग जेडीयू पर, निशांत और नीतीश कुमार की राजनीति पर आएंगे। देखिए तेजस्वी यादव एक इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, अभी तक वो ये समझ रहे हैं, वो फॉर गारंटेड ले रहे हैं 18% वोट को, कि हमारे पास 14% यादव का वोट है और 18% मुस्लिम का वोट है, ये फॉर गारंटेड है, 32% हमारी ये पूंजी कहीं नहीं गई है। जी लेकिन ये मिथक टूट रहा है, तेजी से टूट रहा है ज्ञानेश्वर जी। और वो मिथक इसलिए टूट रहा है क्योंकि उनकी दो, जो एक सहयोगी पार्टी और दूसरी एक चैलेंजर पार्टी के तौर पर जो है, उन दोनों पार्टियों का मुस्लिम आधार बहुत ही मजबूत तेजी बिल्कुल। से बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का और ओवैसी की पार्टी का, ऑल इंडिया एमआईएम। जी ये दोनों पार्टियां चुनौती हैं। नीतीश कुमार को भले अभी एमआईएम ने समर्थन दिया उनको राज्यसभा चुनाव में, और उसके सभी 5 विधायकों ने वोट किया आरजेडी के उम्मीदवार को। और आरजेडी सोचिए, का आपके सिर्फ विधायक तीन नहीं है, विधायक हैं, आरजेडी का आपके सिर्फ 3 विधायक हैं, आरजेडी के सिर्फ 3 बिल्कुल। मुसलमान विधायक, उनमें भी एक टूट गया और 5 हाँ, है ओवैसी के। और कितनी सीटों पर लड़े थे पांचों ने तुमको दिया। पता है? जी हाँ, पांचों ने वोट किया हम्म, आकर के, और इनका मुस्लिम विधायक गैर हाजिर रहा। तो इसका मतलब कि मुस्लिम वोट पर आपकी पकड़ छूट रही है, जी और दूसरी जो पार्टी है वो उस स्पेस को आकर के ऑक्युपाई करने की पॉलिटिक्स कर रही है। हम्म, ये उनके लिए बड़े थ्रेट की बात है, बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए है तेजस्वी यादव के लिए, कि ओवैसी की पार्टी को हैदराबाद के बाहर सिर्फ 2 ही जगह स्पेस मिला है। हम्म, एक महाराष्ट्र में मिला है, दूसरा बिहार में मिला है। इसके अलावा कहीं के मुसलमान ने उनको स्पेस नहीं दिया है। जी चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, कहीं का मुसलमान उनको स्पेस नहीं देता है। हम्म, बिहार में दिया और महाराष्ट्र में मिला है। महाराष्ट्र में उनका एमपी भी जीता था, जो इम्तियाज जलील जीते थे औरंगाबाद से, जो संभाजी नगर अब हो गया। हम्म, उनके इस बार 95 पार्षद जीते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग उसमें निकायों में। तो बताइए। ये उनको महाराष्ट्र में स्पेस मिला और बिहार में स्पेस मिला। और बिहार में पार्टी अगर जो 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 क्लेमेंट पार्टी है, जो सबसे उस वोट की दावेदार पार्टी, अगर वो अपनी जगह छोड़ेगी तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा वो ऐसी पार्टी को, एमआईएम को स्टैब्लिश होने में। और बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस का है। जी कांग्रेस को देखिए, पिछली बार भी आप कांग्रेस के 4, अभी भी देखिए कांग्रेस के एक लाइन से एमएलए जीत गए। बिल्कुल, 2 एक एमएलए जीते कांग्रेस मुसलमान। समर्थित जो है, और कांग्रेस समर्थित पप्पू यादव बीच में जीते जी पूर्णिया से। हम्म, तो एक लाइन से आप देखिए कि भाई आपका किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 सीटें तो जीत गए एक लाइन से, कांग्रेस और जी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार वहां। हम्म, तो और आरजेडी का अपना, आरजेडी ने विधानसभा में भी आजमा करके देख लिया, लोकसभा में भी आजमा करके देख लिया, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल ये चिंता की बात होनी चाहिए है कि आपको, आपके सामने चैलेंजर आ गए हैं। 2 चैलेंजर तो कांग्रेस और एमआईएम है, हम्म, और तीसरे चैलेंजर प्रशांत किशोर हैं। जी प्रशांत किशोर भी इसकी राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी को छोड़कर, बल्कि बीजेपी को भी हम लेके चलते हैं, बिहार की कोई पार्टी मुस्लिम राजनीति नहीं छोड़ती है। देखिए इफ्तार की पार्टी हुई चिराग पासवान के यहाँ, इफ्तार की चिराग पासवान की पार्टी में तो तस्वीरें सबने देखी कि सम्राट चौधरी भी गए और दूसरे बिल्कुल तमाम लोग, बीजेपी के सब लोग गए जी इफ्तार की पार्टी में। हम्म, सबने वो चारखाने वाला गमछा रखा। तो बिहार में इस तरह की राजनीति कभी नहीं होती है जैसी राजनीति उत्तर प्रदेश में हुई है, या झारखंड में की लोगों ने, या अभी असम में हो रही है, हम्म, या बंगाल में कोशिश हो रही है। बिहार में नहीं होती है ऐसी राजनीति। हर हर पार्टी मान के चलता है, चूंकि मुस्लिम अपेक्षाकृत लिबरल है और पसमानदा मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जो ओबीसी और ईबीसी दोनों में शामिल है। हम्म, तो इस राजनीति को कोई नहीं छोड़ता। जीतन राम मांझी भी नहीं छोड़ते हैं, चिराग पासवान भी नहीं छोड़ते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं छोड़ते हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, एमआईएम कर रही है, और तेजस्वी बिल्कुल यादव कब तक ये मान के बैठे हुए हैं कि फॉर गारंटेड है, हमारा बंधुआ है, वो हमको वोट देगा ही देगा। जी ये नहीं होगा। ये उनकी बड़ी गलतफहमी है। और अभी जो उन्होंने किया इस बार, हमको पटना से किसी ने बताया, आपसे बात हुई, उसके बाद की बात हमने भी कहा, हम चूंकि आपसे बात हो गई थी, जी 35 साल में ये पहली बार हुआ है जब लालू यादव के घर में इफ्तार की पार्टी नहीं हुई है, या बताइए ईद की पार्टी नहीं हो रही है। 35 साल में पहली बार हो रहा है। जी अब ये बताइए कि जो मसीहा है लालू यादव, जिनकी पार्टी को एकमुश्त वोट मिलते रहे हैं, वो अपना हित दांव पर लगा करके वो कम्युनिटी वोट देती है।
आपको 1 महीने का रमजान का महीना रहा, आप एक दिन आपको मौका नहीं मिला कि आप इफ्तार की दावत कराएं वहां, या ईद के दिन रहे लोगों के गले मिले, ईद मुबारक कहें, आपने ये भी नहीं किया। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा उनका बड़ा जोखिम का काम किया है तेजस्वी यादव ने। अब आप देखिए, अभी अभी तक ये क्या है, बैलेंस है कि 14% यादव साथ में है तो 18% मुसलमान है। अगर मुसलमान छोड़ने लगा तो यादव को भी छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, वो भी दूसरी तरफ अपनी लीडरशिप देखेगा। बिल्कुल। जब इस्टेब्लिश होगा कि आप जीत नहीं सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, तो कब तक वो लोग आपके पीछे रहेंगे? हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोगों ने देखा मराठे कैसे छोड़ रहे हैं साथ महाराष्ट्र में, या जाट कैसे छोड़ रहे हैं हरियाणा में। भाई, जो आदमी चौटाला का परिवार, देवीलाल के परिवार का जाटों ने साथ छोड़ दिया जब उनको लगा कि सत्ता नहीं आएगी, तो टाइम नहीं लगेगा यादव को भी छोड़ने में। फिर मुसलमान छोड़ देगा तो यादव छोड़ सकता है, यादव छोड़ देगा तो मुसलमान छोड़ देगा। तो ये जोखिम का काम है। फॉर गारंटेड हमेशा के लिए आप नहीं मान सकते हैं कि 32% वोट आपके साथ है। तो ये बड़ा पॉलिटिकल एक ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं कहेंगे हम, ये ब्लंडर है तेजस्वी यादव का। और ये मौका कोई ऐसा साल में एक बार ये मौका आता है, एक परंपरा परिपाटी बनी हुई है। आपने दही चूड़ा का भोज करना हो, ईद का इफ्तार की पार्टी करनी हो, छठ का त्योहार मनाना हो, ये तो लालू यादव मनाते थे सारी चीजें। और ये उसमें उनको उसकी वजह से वो बिहार की संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए दिखाई देते थे। तेजस्वी यादव उसे कटे हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, वो दिल्ली में रहे तो क्रिकेट खेलते थे, तो बाहर पढ़ते थे, तो अब तो उनको ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए है कि वो उस बिहार की सभ्यता, संस्कृति, वहां की जातीय सामुदायिक लोगों के साथ जुड़ाव दिखाएं। तो वो नहीं दिखा रहे हैं, वो उनका एक ब्लंडर है। आगे उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी तुरंत वोट टूट के उनका नहीं चला गया, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होती है, ऐसे ही मोह भंग होता है जातियों का, समुदायों का नेता से। तो ऐसे तेजस्वी यादव का तो हाँ बिल्कुल। तो अब दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ आप छोड़ रहे हैं अपना बना बनाया मैदान, जो आपके पिताजी आपको सौंप के गए हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार की पार्टी उसको जोड़ने की कोशिश कर रही है, समेटने की कोशिश कर रही है। ये आपने ठीक कहा कि अनायास नहीं हुआ, कोई डिसीजन अनायास नहीं था। नीतीश कुमार अपना राजनीतिक स्पेस अपने बेटे को देने वाले हैं, और ये बात उनको ये तय हो गया जब जैसे ही निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री हुई, उनकी एक भूमिका दिखाई देने लगी कि बड़ी भूमिका हो गई, बड़े लोगों से वो मिलने जुलने लगे, मंत्रियों विधायकों से बैठक करने लगे। तो अब इसमें हम लोग तो कह ही रहे हैं कि उनको बहुत टाइम कम है, उस कम टाइम में कोप करना है उनको हर चीज के लिए। तो वो उनको एक मैसेज, उस जो स्पेस नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं, उस स्पेस को क्लेम करने वाला कोई दूसरा न आ जाए उस एनडीए में, उसकी कोशिश है, उसकी राजनीति है ये। नीतीश कुमार जानबूझ करके गांधी मैदान नहीं गए। उन्होंने जो सबसे बड़ा मैदान था, जो जहां से सबसे ज्यादा मैसेज जाता है, वहां निशांत कुमार को भेजा गया, और निशांत कुमार ने वह सब किया जो नीतीश कुमार करते रहे हैं। और इसके पहले भी अभी जो 3-4 दिन पहले इफ्तार की पार्टी थी, उसमें भी निशांत कुमार गए थे। उस समय नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों वहां मौजूद थे, और दोनों मिले, दोनों को देखा लोगों ने। तो एक नीतीश कुमार ने वो किया, और उसके बाद खुद नीतीश कुमार पटना सिटी भी गए, और वो जो खानकाह मुजीबिया जो फुलवारी शरीफ भी जाकर के, वहां भी जाकर के आए। तो वो खानकाह में भी गए, पटना सिटी भी गए, उन्होंने अपना मैसेज भी दिया, लेकिन जो बड़ी जगह थी, जो बड़ा मैदान था, वो अपने बेटे को दे दिया। तो ये जेडीयू की राजनीति का एक बड़ा अहम हिस्सा है। हम लोग सब लोग जानते हैं, और देश जानता है। हिंदी पट्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि उन लोगों ने पसमानदा मुसलमान के बारे में कब सुना। आज से 25 साल 20 साल पहले, जब नीतीश कुमार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया, बिल्कुल तब पसमानदा, हाँ, वो पहले से वो समाज एग्जिस्ट कर रहा था, लोग अपना राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने उस पसमानदा मुसलमानों को मेन स्ट्रीम का बना दिया। जब अली अनवर साहब को 2 बार राज्यसभा भेजा, और वो लगातार अखबारों में, गुलाम गौस, तब तमाम नाम है, तमाम लोग गए। तो मीडिया में पसमानदा मुसलमान की चर्चा होने लगी, राजनीति में हर पार्टी खोजने लगी कि पसमानदा को ले आया जाए। और हम एक दिन और बातचीत में आपसे कह रहे थे कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लोगों को कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि आप पसमानदा मुसलमानों को जोड़िए अपने साथ उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में। और बीजेपी ने भी इसका प्रयास शुरू कर दिया। तो उस प्रयास को नीतीश कुमार ने शुरू किया था सबसे पहले, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लेके आए थे, और अब भी वो छोड़ना नहीं चाहते अपनी उस राजनीति को, बीजेपी के साथ होने के बावजूद। और बीजेपी एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रही है अपने कोर एजेंडे को लागू करने में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उस कोर एजेंडे को लागू करने की कोशिश के बीच में भी अगर जेडीयू अपनी पुरानी राजनीति को बचाए रखना चाहता है, तो इसका एक मतलब ये भी है ज्ञानेश्वर जी की एनडीए के अंदर
हर पार्टी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाए रहेगी। कोई आदमी वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से बीजेपी का बीजेपी का पार्टनर तो रहेगा, सबसर्विएंट नहीं होगा, बीजेपी का पिछलग्गू नहीं होगा, बीजेपी के एजेंडे को नहीं फॉलो करेगा। बिल्कुल। बाकी स्टेट्स में हम लोग देखते हैं कि पार्टियां बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से चलती है, चूंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो जाती है, जैसे बिहार में भी है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी है, वैसे ही असम में भी है। असम गण परिषद उसकी राजनीति के पीछे चलती है। बिहार में ये नहीं होने वाला है। ये आज के घटनाक्रम से भी दिखाई दिया कि नीतीश कुमार अपनी स्वतंत्र राजनीति करेंगे, और नीतीश कुमार की पार्टी मतलब जेडीयू जब स्वतंत्र राजनीति करेगी तो उसमें सिर्फ मुसलमान की स्वतंत्र राजनीति नहीं होगी, वो बिल्कुल। लौकुश की भी स्वतंत्र राजनीति होगी, अति पिछड़ा की भी स्वतंत्र राजनीति होगी, और फॉरवर्ड की भी स्वतंत्र राजनीति और होगी। ये पसमानदा की जेडीयू का पसमानदा की भी होगी, वही कहा, जी। पसमानदा की भी होगी, और अगड़ी जातियों की भी होगी, लौकुश की भी होगी, अति पिछड़े की भी होगी। ये नीतीश कुमार अपना करते रहे। इन सब से मिला करके 15-16% का अपना वोट आधार उन्होंने खड़ा किया हुआ है। अलायंस में भी आप देखिए, जब वो अलायंस में लड़ते हैं, एक आध अपवाद को छोड़ दें तो 16 से 18% का वोट उनका होता है। 15, 15.5 से 18%, 19% तक के बीच में वो वोट रहता है। और जी। जब अकेले भी लड़े थे तो 16% वोट उनको आया था। इसका मतलब कि वो उनका कोर वोट है, और वो बचाए रहना रखना बीजेपी के अलायंस में भी मजबूत बने रहने की पहली शर्त है। बिल्कुल। नहीं तो बीजेपी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि अलायंस के पार्टनर्स कैसे धीरे धीरे अस्तित्व उनका कमजोर होता है, और फिर कैसे उनका मर्जर के स्टेज में पहुंच जाते हैं, या इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनकी आवाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जी। तो नीतीश कुमार की राजनीति, जेडीयू की राजनीति, उनके जो भी अभी राजनीतिक सलाहकार लोग हैं, हम अभी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ज्ञानेश्वर जी की उनके बदले जाने का डिसीजन जब से हुआ है, तब से उन पार्टी की राजनीति को बचाने के लिए उनके राजनीतिक सलाहकार लोग ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। जी। और हम लोगों को कभी उन लोगों की राजनीतिक समझ पर डाउट नहीं रहा है। चाहे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, या अशोक चौधरी हो, इन लोगों की राजनीतिक समझ पर कोई डाउट नहीं कभी भी रहा है। हम लोग को नहीं रहा है, किसी को नहीं रहा है। ये अब उस समय वहां मजबूर थे जहां नीतीश कुमार का मामला आ रहा था, और स्थितियां ऐसी बन गई थी, उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों से ज्यादा किसी ने चर्चा नहीं की है। जिस मानसिक अवस्था में नीतीश कुमार हो गए थे, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता था इन लोगों को कि वो चेंज हो। लेकिन उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे तो पार्टी की राजनीति नहीं खत्म हो जाएगी, ये तय हो गया है। ये सब लोग जितने जितने सक्षम लोग हैं, ये लोग जेडीयू की राजनीति को बचाएंगे, और उसमें ये आज का जो घटनाक्रम है, उस राजनीति को बचाने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, महत्वपूर्ण कदम है। अब तारीखों की ओर चलते हैं, क्योंकि देखिए दशहरा भी आ रहा है, नवरात्र का दिन चल रहा है, और लोग कह रहे हैं, नितिन नबीन ने तो फैसला कर लिया है कि 30 तारीख के पहले बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, जहां से वे विधायक निर्वाचित हुए हैं, और यह संवैधानिक अनिवार्यता भी है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा में तो नीतीश कुमार को भी देना है 30 तारीख के पहले इस्तीफा। अब बातें कही जा रही है कि भाई राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने के पहले भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल उन्हें तदर्थ व्यवस्था के तहत तब तक जब तक नई सरकार न बन जाए उन्हें रहने को कह सकते हैं। और बीजेपी में थोड़ी तेजी इसलिए है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बंगाल के चुनाव में लगना है, और बिहार से बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं को भेजा जाना है। मंत्री भी मंगल पांडे तो प्रभारी ही हैं, लगातार दिल्ली, कोलकाता और पटना की यात्राएं चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार भी इसी महीने विदा हो जाए? देखिए, उनको भी अपने एमएलसी वाली सीट से तो इस्तीफा करना ही है ना 30 तारीख के पहले। बिल्कुल। वो तो इस्तीफा कर ही देंगे, वो तो संवैधानिक अनिवार्यता है, तो वो छोड़ देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक संभावना है, जब आपने जब मन बना ही लिया है कि छोड़ना ही है, और ये तय ही हो गया है, तो फिर उसमें बैठ करके और लेम डक सिचुएशन रखने का, बहुत लंबे समय तक लेम डक सिचुएशन बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है ना। 26 अब तारीख को सबको समृद्धि पता है, यात्रा खत्म हो जाएगी। 26 को समृद्धि हाँ, यात्रा खत्म हो जाएगी। वही 26 तारीख को भी यात्रा खत्म हो जाएगी, और ये आखिरी लेग है, जहां बचा हुआ था वो पूरा कर लेंगे आप। जी। तो अभी ये सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार, अब जब आपने अपने ही उनकी अथॉरिटी समाप्त हो गई, उनकी वो ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, तो फिर तो एक लेम डक व्यवस्था बन गई ना, एक तदर्थ व्यवस्था बन गई, एडहॉक व्यवस्था हो गई। तो आप लंबे समय तक बिहार जैसे बड़े राज्य को एक एडहॉक व्यवस्था के तहत नहीं रख सकते हैं। और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, तो अभी जो काम रुके हुए हैं, जब से आचार संहिता लगी है, अक्टूबर के महीने से ही बिहार में सब कुछ ठप है।
सारे कामकाज ठप है, तो उसको और लंबे समय तक ठप रखने का कोई मतलब नहीं जी, है। अब लाख चाहें आप, नीतीश कुमार की वो अथॉरिटी पहले वाली नहीं बन सकती है, बिल्कुल। और वो अपने फेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में नहीं है कि कामकाज संभाल सके। कामकाज बड़ा जटिल होता है, संश्लिष्ट काम होता है, कॉम्प्लेक्स जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की, वो डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये एक बिहार की जनता के साथ एक तरह का अन्याय ही होगा कि उनको जाना है फिर भी वो बैठे रहे, जी, पदार्थ है फिर भी बैठे रहे, ऐसा कहीं थोड़ा होता। अब तो कार्यवाहक की ही भूमिका में है ना वो, बिल्कुल। भले वो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन है तो कार्यवाहक की ही भूमिका में। जी, तो इसलिए हमको भी लग रहा है, और ये बातें जो हो रही हैं कि इनका जो ये अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुन लिए जाएंगे, एमएलसी से इस्तीफा दे देंगे, उनकी जो समृद्धि यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी नया मुख्यमंत्री आ जाएगा ताकि वो फुल फ्लेज्ड सरकार काम कर सके। जी, अभी फुल फ्लेज्ड नहीं है, अभी किसी मंत्री के पास कोई काम नहीं है, मंत्री के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मंत्रियों के पास कोई ये संदेश नहीं है कि उनको किसके पास जा करके बात करनी है, फाइल्स कैसे क्लियर हो रही है मुख्यमंत्री के यहाँ, ये पता नहीं है। तो सारी चीजें एकदम एडहॉक बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी में वैसा ही एडहॉक सब सारा तंत्र है, मतलब कुछ भी बिल्कुल। व्यवस्थित ढंग से काम होता नहीं दिख रहा है बिहार में। तो इसलिए भी हमको लग रहा है, और ये चर्चा हो रही है, तो इसमें दम भी है कि हम लोग पहले एक बार बात कर ही रहे थे कि अगर यहाँ मुख्यमंत्री बना लिया तो इसका राजनीतिक लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। बंगाल में मिलेगा। ये मैसेज होगा कि भाई आपने बंगाल में, बिहार में जहां आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना था, बना लिया, अब बंगाल की बारी है। और फिर बंगाल से वो प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं कि गंगा जी बंगाल से जाती है, बिहार से बंगाल जाती हैं, तो वो ले जाना राजनीतिक मैसेजिंग के लिए भी बीजेपी को सूट कर रहा है। और बिहार के अभी जो सारे कामकाज पिछले 6 महीने से ठप हैं, उसको फिर से गति देने के लिए भी ये जरूरी है कि अगर चेंज होना है नीतीश कुमार का, जो होना ही होना है, तो वो जल्दी हो जाए। जब होना है तो उसके बाद उसको क्यों कब तक रोक, किस तरह से एडहॉक व्यवस्था बना करके रखिएगा? ये तो बिल्कुल। अन्याय है ना बिहार के लोगों के साथ। आप जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा है। तो चलिए देखिए, जितनी जल्दी कब होता है यह भी और बताने की 27 तारीख, उसी में 27-28 मार्च की जी, चर्चा हो रही है बिल्कुल, ज्ञानेश सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वह भी बताने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति को हम डिकोड करते ही रहते हैं अजीत द्विवेदी जी के साथ। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।